स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तौहीद क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसे आज़ादी के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना कहा जाता है। एक ऐसी घटना जिसमें हजारों निहत्थे भारतीयों को शहीद कर दिया गया। एक ऐसी घटना जो लगभग 104 साल बीतने के बाद भी सभी भारतीयों के हृदय पर एक हरे जख्म की तरह है। जलियांवाला बाग भारत की आज़ादी के इतिहास की वह दर्दनाक घटना है जिसके बारे में सोचने पर ही रूह कांप जाती है। जी हाँ, यह एक सुनियोजित और बर्बरतापूर्वक की गई कार्यवाही थी और मानवता पर एक कलंक लगाने वाली घटना थी। वो घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटी जलियांवाला बाग हत्याकांड। बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। बैसाखी के दिन अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल से कुछ ही दूरी पर कुछ भारतीय नेताओं, खासकर से पंजाब क्षेत्र के कुछ नेताओं के द्वारा जलियांवाला बाग के अंदर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, जहां अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और लगभग इस हत्याकांड में 1000 निर्दोष भारतीयों को शहीद कर दिया गया और लगभग 1500 भारतीय 1500 या 1600 के समथिंग भारतीय घायल हुए। इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। आज इस नरसंहार को लगभग 104 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसके जख्म ताजा से लगते हैं और इस दिन वो भारत के इतिहास को और इस दिन को भारत के इतिहास का काला दिन कहा जाता है। दरअसल इस नरसंहार की जो शुरुआत हुई वो रॉलेट एक्ट से ही हुई थी। रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट जो 1919 ईस्वी के अंदर 1919 ईस्वी के कहना गलत होगा, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो कानून था उसकी पटकथा 1916 ईस्वी से ही आरंभ हो चुकी थी, जब महात्मा गांधी के द्वारा कई सफलतापूर्वक आंदोलन चलाए गए और आंदोलनकारियों के हौसले काफी बढ़े हुए थे। उनका प्रभाव लगभग पूरे भारत के अंदर सर चढ़कर बोल रहा था। इसी बात से भयभीत होकर 1916 से ही रॉलेट एक्ट की पटकथा लिखनी आरंभ हो गई थी। रॉलेट एक्ट भारत के अंदर 8 मार्च दिल्ली की जो इंपीरियल असेंबली थी, इंपीरियल विधानसभा थी ब्रिटिश सरकार की या सरकार की आप कह सकते हो, इंपीरियल विधानसभा के अंदर 8 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित कर दिया गया, जिसमें इंपीरियल विधान परिषद के कुछ भारतीय सदस्यों जैसे मदन मोहन मालवीय, मजरुल हक और मोहम्मद अली जिन्ना ने जिसका विरोध भी किया, लेकिन उन नेताओं के विरोध के बावजूद भी रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया गया, जिसके बदले मदन मोहन मालवीय, मजरुल हक और मोहम्मद अली जिन्ना ने इंपीरियल विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बहुत विरोध करने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने 18 मार्च 1919 ईस्वी को इस कानून को लागू कर दिया भारत के अंदर, जिसका संपूर्ण भारत के अंदर पुरजोर विरोध किया गया। अधिकांश इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया पंजाब क्षेत्र के अंदर। महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 के अंदर ही रॉलेट एक्ट का साबरमती आश्रम से सबसे पहले विरोध किया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट सत्याग्रह चलाया
परंतु हिंसक घटनाएं अधिक होने के कारण उन्होंने जो सत्याग्रह था उसे स्थगित कर दिया और 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी को हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया जब वो पंजाब के अंदर जा रहे थे। पंजाब के ही दो स्थानीय नेताओं सैफुद्दीन सैफुद्दीन किचलू जी और डॉक्टर सत्यपाल, इन नेताओं को, जो पंजाब के ही राष्ट्रवादी नेता थे, इन नेताओं को 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और पंजाब की के अंदर अनेक हिंसक घटनाएं होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे पंजाब के अंदर सैन्य शासन लगा दिया, जिसका पूरे पंजाब का जो प्रशासन या कार्यभार था वो जनरल डायर को सौंप दिया गया। अब इसी क्रम में, क्योंकि 11 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ लागू हो गया, उसके बाद 13 अप्रैल 1919 का दिन आया। 13 अप्रैल क्योंकि बैसाखी का पर्व था और जलियांवाला बाग के अंदर बच्चे या आप कह सकते हो महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग और कुछ स्थानीय नेता जलियांवाला बाग के अंदर एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। शाम लगभग 4 बजे तक जो विरोध प्रदर्शन था या जो आंदोलन था वो शांतिपूर्वक चलता रहा। शाम लगभग 4 बजे जनरल डायर और उनके कुछ सैनिक जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं और उसका जो मुख्य जलियांवाला बाग के जो था उसका एक ही मुख्य द्वार था, जिससे निकास द्वार भी कहा जा सकता है। जलियांवाला बाग की जो बाउंड्री थी वो काफी ऊंची थी, आप कह सकते हो 8 से 10 फीट, और बाहर निकलने का केवल एक ही मार्ग था। उसी मार्ग को जनरल डायर ने सैनिकों के द्वारा बंद करा दिया गया और शाम 4 बजे के बाद निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दे दिया। बताया जाता है कि सैनिकों की गोलियां तब तक खत्म नहीं हुई या जो बारूद था वो समाप्त नहीं हुआ तब तक वो गोलियां निहत्थे लोगों पर चलाते रहे। जलियांवाला बाग की चार दीवारी, आप कह सकते हो बाउंड्री, अधिक ऊंची होने के कारण लोग इधर उधर भागते रहे। इतिहासकार बताते हैं कि कुछ लोगों ने जलियांवाला बाग के अंदर जो वेल यानी कुआं था, उस कुएं के अंदर ही कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ की उसी कुएं के अंदर मृत्यु हो गई और एक बर्बरता पूर्वक सैन्य कार्रवाई के द्वारा लगभग 1000 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया और 1500 से अधिक लोग घायल हुए। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का संपूर्ण भारत के अंदर पुरजोर विरोध किया गया। महात्मा गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। तो संपूर्ण भारत के अंदर इसका पुरजोर विरोध किया गया और अंत में अक्टूबर 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसे हंटर समिति कहा गया। इस समिति के अंतर्गत 5 अंग्रेज सदस्य और 3 भारतीय सदस्य थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट इस समिति के अनुसार जनरल डायर को निर्दोष घोषित किया गया। केवल उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अत्यधिक बल का प्रयोग किया, बाकी निष्ठापूर्वक किया। यानी इस समिति ने जनरल डायर को निर्दोष घोषित कर दिया। ठीक उसी प्रकार जनरल डायर को इस कुकर्म कह सकते हो आप या इतनी बड़ी नरसंस घटना घटी, उसके एवज में केवल जनरल डायर को उनके पद से
सस्पेंड कर दिया गया या हटा दिया गया और उन्हें वापस लंदन बुला लिया गया। इतिहासकारों का यह मानना है कि ब्रिटिश अखबारों ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। लॉर्ड सभा ने, जो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा थी, उसने ब्रिटिश साम्राज्य का उसे शेर कहा और ब्रिटिश सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए से मान की तलवार उपाधि से सम्मानित किया। यानी भारतीयों को दिखाने के लिए जनरल डायर को मार्च 1920 ईस्वी के अंदर उसके पद से हटा दिया गया और वापस लंदन बुला दिया गया। लेकिन लंदन में उसके वहां भव्य स्वागत किया गया और ब्रिटिश अखबारों ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। लॉर्ड सभा ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मान की तलवार उपाधि से सम्मानित किया। इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति बनाई, जिस समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। उस समिति के अंदर मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे और पंडित मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी उस समिति के सदस्य थे। इस समिति के पुरजोर विरोध करने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अतः इस समिति की रिपोर्ट का ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव या तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः यहीं से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की नीति बनानी आरंभ कर दी। तो ये था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो संपूर्ण पटकथा थी। किस प्रकार जनरल डायर को भारतीय स्थानीय नेताओं या बेकसूर लोगों की हत्या कर दी गई, लेकिन उनका केवल जो हंटर समिति बनाई गई थी, उस हंटर समिति के द्वारा जनरल डायर को निर्दोष घोषित कर दिया गया और ब्रिटेन या इंग्लैंड के अंदर उसका भरपूर स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया और उसे सम्मानित किया गया। इसी बात से नाराज होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर इसकी पटकथा या आप ये कह सकते हो आंदोलन की असहयोग आंदोलन की नीति बनाना आरंभ कर। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद जितना भी हमने इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ इसे समझा या पढ़ा, जो भी इस घटना के बारे में हमने जाना, एग्जाम की दृष्टि से भी यह टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हमने इस संपूर्ण घटना चक्र से, इस पूरे प्रकरण से कुछ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों के तो एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों ही प्रकरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन प्रकरणों से अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन भिन्न भिन्न टाइप से पूछे जाते हैं। फिर वो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, यूपी टेट, सीटेट या उत्तर प्रदेश की या अन्य किसी भी राज्यों की प्रतियोगिता परीक्षाएं हों, उन सभी के अंदर इन दोनों ही प्रकरणों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है या पहला जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, या हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो रॉलेट एक्ट का विरोध महात्मा गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम फरवरी 1919 ईस्वी में किया गया। फरवरी 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध सर्वप्रथम किया गया। उसके पश्चात रॉलेट एक्ट पारित किया गया 10 मार्च 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट का विरोध भारतीय नेताओं ने पुरजोर तरीके से किया, परंतु ब्रिटिश सरकार की जो दिल्ली के अंदर इंपीरियल विधान परिषद थी, उसके अंदर 8 मार्च 1919 ईस्वी को
भारतीय नेताओं के द्वारा विरोध करने के बावजूद भी इस कानून को पारित कर दिया गया, जिसके एवज में विधान परिषद के सदस्य मदन मोहन मालवीय और मजरुल हक और मोहम्मद अली जिन्ना ने इंपीरियल विधान परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भारत में जो रॉलेट एक्ट पारित किया गया, उस रॉलेट एक्ट के जो अध्यक्ष थे वो थे सिडनी रॉलेट। यानी भारत में रॉलेट एक्ट एक ब्रिटिश न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में पारित किया गया, जिसके अध्यक्ष थे सिडनी रॉलेट। जिस समय भारत के अंदर रॉलेट एक्ट पारित किया गया, उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे तो वो थे विंस्टन चर्चिल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत में रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 ईस्वी को लागू कर दिया गया। इस रॉलेट एक्ट के विरोध में भारत के अंदर बहुत अधिक विरोध प्रदर्शन किए गए। अधिकांश पंजाब राज्य के अंदर बहुत अधिक इसका विरोध किया गया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने 18 मार्च 1919 ईस्वी को इसे भारत के अंदर लागू कर दिया। उसके बाद इस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी के द्वारा रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा 6 अप्रैल 1919 को आरंभ किया गया, परंतु इस एक्ट के विरोध में अनेक हिंसक घटनाएं होने के कारण महात्मा गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को स्थगित कर दिया। उसके पश्चात रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी को 8 अप्रैल 1919 को हरियाणा राज्य के पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो इस रॉलेट एक्ट में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसके समर्थन में पंजाब जाते हुए उन्हें हरियाणा राज्य के अंदर ही पलवल नामक स्थान पर रोक लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पश्चात पंजाब के अंदर ही राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया, जिस कारण संपूर्ण पंजाब के अंदर हिंसक घटनाओं के अंदर बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई और जगह जगह पर हिंसक घटनाएं आरंभ हो गई। इन हिंसक घटनाओं से भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। 11 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ लगा दिया या लागू कर दिया, जिसका कार्यभार 11 अप्रैल 1919 को ही पंजाब का ब्रिगेडियर जनरल घोषित किया गया, किसे? जनरल डायर को, और पूरे पंजाब की जो कमान थी वो जनरल डायर को सौंप दी गई। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। यानी इन संपूर्ण पटकथाओं का जो भी सारांश निकला वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, भारतीय इतिहास का काला दिन। इस दिन निहत्थे लोगों को ब्रिटिश सरकार की सैनिक बर्बरता के कारण मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष भी शामिल थे। बताया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को ही अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एक फैक्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो अगले जो हमारे इसी टॉपिक से जो अगले क्वेश्चन है, चलिए उन्हें देखते हैं। जिनमें महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी प्रक्रियाएं हैं। केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। श्री महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया गया। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, यानी अपने सर की उपाधि त्याग दी श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और वायसराय की कार्यकारिणी समिति से इस्तीफा दे दिया श्री शंकरन अय्यर जी ने। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की जाए, जिस कारण मजबूरन ब्रिटिश सरकार को जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने की एक समिति का गठन किया गया।
उस समिति का गठन किया गया 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। उस समिति का नाम था हंटर आयोग, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड हंटर। लॉर्ड हंटर एक न्यायाधीश थे जिनकी अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया, जिसके अंदर 5 अंग्रेज सदस्य और 3 भारतीय सदस्य शामिल थे। इस हंटर आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो मार्च 1920 ईस्वी के अंदर की। मार्च 1920 ईस्वी के अंदर हंटर आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वो सभी को चौंकाने वाली थी, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया, हंटर आयोग की रिपोर्ट के अंदर कहा गया, जनरल डायर को निर्दोष माना गया। यानी जनरल डायर द्वारा जो इतना बड़ा जघन्य अपराध किया गया था उसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं माना गया और उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया गया। केवल उनका दोष ये माना गया कि गवर्नर ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया। इतना अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था, जबकि उनके कार्य को ब्रिटिश सरकार के निष्ठापूर्वक कार्य माना कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए निष्ठापूर्वक कार्य किया है। उसके बाद केवल उन्हें सजा दी गई, उन्हें नौकरी से हटाने का दंड दिया गया और वापस लंदन बुला लिया गया। हंटर आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मार्च 1920 के अंदर, जिसमें जनरल डायर को इतने बड़े जघन्य अपराध के कारण केवल नौकरी से हटा दिया गया और वापस लंदन बुला लिया गया। बताया जाता है कि जब लंदन में उनका भव्य स्वागत किया गया, उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वहाँ के ब्रिटिश अखबारों ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य और वहाँ की लॉर्ड सभा ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए मान की तलवार उपाधि से सम्मानित किया। तो इस प्रकार जनरल डायर को ब्रिटेन वापस इंग्लैंड बुलाकर उन्हें वहाँ सम्मानित किया गया, अनेक उपाधियों से नवाजा गया। उधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे और जिसके अन्य सदस्य पंडित मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी थे। इस रिपोर्ट के इनकी जो राष्ट्रवादी जो कांग्रेस के द्वारा गठित समिति थी उसकी रिपोर्ट का अंग्रेज सरकार या ब्रिटिश सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, जिस कारण महात्मा गांधी को 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन की नीति अपनाने में कदम उठाने पड़े और यहीं से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें